चलिए हमारे सौर मंडल के कमाल के सफर पर निकलते हैं। सितारों से लेकर अपने घर यानी पृथ्वी तक हम सब मिलकर ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो बस शुरू करते हैं ये यात्रा। कभी रात में खुले आसमान को देखा है और सोचा है कि ये जो अनगिनत टिमटिमाती हुई रोशनियां हैं, इनके पीछे आखिर क्या है? सच तो ये है कि यही सवाल, यही एक छोटी सी जिज्ञासा सदियों से हम इंसानों को ब्रह्मांड की खोज करने पर मजबूर करती आई है। तो हमारी ये खोज शुरू होती है रात के आसमान से। कह सकते हैं कि ये ब्रह्मांड में झांकने वाली हमारी सबसे पहली और सबसे शानदार खिड़की है। जैसे ही सूरज डूबता है, आसमान मानो एक कैनवस बन जाता है। हजारों लाखों तारे टिमटिमाने लगते हैं और चांद अपनी अलग अलग शक्लों में रात भर हमारा साथ देता है। अच्छा, इन सभी चीजों के लिए मतलब सूरज, चांद, तारे, इन सब के लिए एक साइंटिफिक नाम है, खगोलीय पिंड। आसमान में चमकने वाली हर चीज इसी में आती है। तो अब जरा इन तारों की बात करते हैं। ये सिर्फ खूबसूरत रोशनियां नहीं हैं, ये तो जैसे ब्रह्मांड के लाइट हाउस हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं और अपने अंदर न जाने कितने ही गहरे राज छिपाए बैठे हैं। तो आखिर एक तारे को तारा क्या चीज बनाती है? असल में ये गैस के बहुत बड़े धधकते हुए गोले होते हैं जो अपनी ही गर्मी और रोशनी पैदा करते हैं। आप इन्हें एक तरह का बहुत बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर समझ सकते हैं। और हमारा सूरज, वो भी बिल्कुल ऐसा ही एक तारा है। वो हमें इतना बड़ा और चमकीला बस इसलिए दिखता है क्योंकि वो हमारे सबसे करीब है। बहुत पहले जब कंपास या जीपीएस नहीं थे, तब लोग इन्हीं तारों से रास्ता खोजते थे और कहानियां बनाते थे। उन्होंने तारों के झुंड को जोड़कर कुछ आकार बना लिए, जिन्हें हम आज नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। ये आसमान में खींचे गए इंसानों के पहले नक्शे थे। इसका एक बहुत ही मशहूर उदाहरण है सप्तर्षि, यानी 7 ऋषियों का समूह। अगर इसके 2 खास तारों को जोड़ते हुए एक सीधी लाइन खींची जाए तो वो सीधे ध्रुव तारे तक पहुंचती है, और ये ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा बताता है। सोचिए, सदियों तक इसने यात्रियों की कितनी मदद की होगी। हाँ, पर एक बात है, आसमान में जो कुछ भी चमकता है जरूरी नहीं कि वो तारा ही हो। कुछ चीजें ग्रह भी होती हैं। अच्छा, तो इनमें फर्क कैसे करें? बहुत आसान है। तारे जो हैं वो अपनी खुद की रोशनी से टिमटिमाते हैं, लेकिन ग्रहों की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। वो तो बस हमारे सूरज जैसे किसी तारे की रोशनी को शीशे की तरह चमका देते हैं। और जब ग्रहों की बात निकली ही है, तो चलिए दूर के तारों से ध्यान हटाकर अपने घर की तरफ आते हैं, यानी हमारे अपने सौर मंडल में। आइए हमारे इस सौर परिवार का एक टूर करके आते हैं। देखिए, हमारे इस सौर परिवार का मुखिया है सूरज। ये इतना बड़ा और ताकतवर है कि इसकी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति ही 8 ग्रहों को अपनी अपनी ऑर्बिट्स में बांध कर रखती है, ठीक वैसे ही जैसे एक धागे में मोती पिरोए हुए हों। इन ग्रहों के क्रम को याद रखने का एक मजेदार तरीका है, हालांकि ये अंग्रेजी में है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इस लाइन के हर शब्द का पहला अक्षर आपको बुध से लेकर नेपच्यून तक, यानी मरकरी से नेपच्यून तक का सही क्रम याद दिला देगा। अब जरा हमारे इन पड़ोसियों की दुनिया देखिए, कितनी अलग है। मतलब सोचिए, बुध ग्रह पर 1 साल हमारे यहाँ के सिर्फ 88 दिनों में ही पूरा हो जाता है, और वहीं दूसरी तरफ नेपच्यून को सूरज का एक चक्कर लगाने में पता है कितना? पूरे 164 साल लग जाते हैं। और बृहस्पति को तो देखिए, वो इतना बड़ा गैस का गोला है, पर घूमता इतनी तेजी से है कि वहां एक दिन 10 घंटे से भी कम का होता है। कमाल है ना? खैर, इन सब दिलचस्प दुनियाओं को देखने के बाद चलिए वापस अपने घर यानी पृथ्वी पर लौटते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है जो हमारी दुनिया को इतना ज्यादा खास बनाती है? पृथ्वी की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ जीवन के लिए एकदम सही माहौल का होना। यह न तो बहुत ज्यादा गर्म है, न ही बहुत ज्यादा ठंडा। यहाँ पर पीने के लिए पानी है और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन से भरा वायुमंडल। बस यही कुछ बातें इसे पूरे सौर मंडल में एक बेशकीमती जगह बना देती हैं। और हाँ, पृथ्वी इस सफर में अकेली नहीं है। इसका एक बहुत वफादार साथी भी है, हमारा चांद। ये हमारा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो अरबों सालों से हमारी दुनिया के चक्कर काट रहा है। चांद को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में करीब 27 दिन लगते हैं, और मजे की बात यह है कि उसे अपनी ही धुरी पर घूमने में भी ठीक उतना ही वक्त लगता है। इसी वजह से हम पृथ्वी से हमेशा चांद का एक ही हिस्सा देख पाते हैं। लेकिन हमारे सौर मंडल में सिर्फ ग्रह और चांद ही नहीं है, यहां और भी बहुत कुछ घूम रहा है।
जिसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें हमने खुद वहां भेजा है। यहाँ क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स भी हैं। ये लाखों चट्टानी टुकड़े हैं जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच घूमते रहते हैं। इन्हें सौरमंडल के बनने से बचा हुआ मलबा भी कह सकते हैं। और फिर हैं उल्कापिंड यानी अंतरिक्ष में भटकते छोटे छोटे पत्थर। जब ये हमारे वायुमंडल में आते हैं और जल उठते हैं तो हम उन्हें टूटता तारा कहते हैं। हम इंसान सिर्फ आसमान को देखते ही नहीं हैं, बल्कि हम वहां पहुंच भी रहे हैं। हम बड़े बड़े रॉकेट की मदद से अपने सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजते हैं, जो हमारे लिए इस ब्रह्मांड को और गहराई से जानते हैं और हमें नई नई जानकारी भेजते हैं। और आखिर में चलिए एक कदम और पीछे हटते हैं और इस विशालता को महसूस करते हैं। हमारा सौरमंडल, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के अरबों तारों में से सिर्फ एक तारा परिवार है, और हमारे इस ब्रह्मांड में ऐसी अरबों आकाशगंगाएं हैं, सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है। इस पूरे सफर ने हमें ये तो दिखा दिया कि ब्रह्मांड कितना बड़ा और हैरान कर देने वाला है, लेकिन ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर भी वापस लाकर खड़ा कर देता है। तो जैसे जैसे हमारी नजरें सितारों की ओर उठ रही हैं और हम वहां तक पहुंचने के सपने देख रहे हैं, एक बात तो हमें हमेशा याद रखनी होगी कि हमारा घर सिर्फ एक ही है। तो सवाल यही उठता है कि इस अनंत ब्रह्मांड की खोज के साथ साथ हम अपने इस एक अनमोल घर को, हमारी पृथ्वी को कैसे बचाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। टॉपिक लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर। और यकीन मानिए, ये सिर्फ ग्लोब पर खींची लकीरों की कहानी नहीं है। ये दुनिया को समझने और सबसे जरूरी एग्जाम में वो कीमती नंबर हासिल करने का तरीका है। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, पृथ्वी पर किसी भी जगह का एकदम सटीक पिन पॉइंट पता कैसे लगाएंगे? मैं दिल्ली या मुंबई की बात नहीं कर रहा हूं। सोचिए जरा, प्रशांत महासागर के बीच में एक छोटा सा टापू हो या सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच कोई खास टीला, वहां कैसे पहुंचेंगे? उसका एड्रेस क्या होगा? इसका जवाब दोस्तों छिपा है कुछ काल्पनिक रेखाओं में, एक जाल में जो हमारे पूरे प्लैनेट को लपेटे हुए है। और ये ग्लोब, जो हमारी पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल है, इसी जाल को समझने में हमारी मदद करता है। इसे आप एक तरह का ग्लोबल जीपीएस या कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का एड्रेस सिस्टम मान लीजिए। अच्छा, तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये ग्लोबल एड्रेस सिस्टम आखिर है क्या। फिर लैटिट्यूड्स और उनका क्लाइमेट से क्या लेना देना है, ये जानेंगे। उसके बाद लॉन्गिट्यूड्स पर आएंगे और देखेंगे कि इनसे समय का पता कैसे चलता है। और हाँ, भारत के स्टैंडर्ड टाइम की बात तो करनी ही है। और सबसे आखिर में सबसे जरूरी बात, ये सब जानने से आपको एग्जाम में क्या फायदा होगा। तो चलिए पहले टॉपिक से ही शुरू करते हैं, पृथ्वी का ग्लोबल एड्रेस सिस्टम। आखिर ये कौन सी लाइनें हैं जो हमारी दुनिया को डिफाइन करती हैं? देखिए, इस पूरे सिस्टम की जो नींव है, जो इसका बेस है, वो है इक्वेटर यानी विषुवत वृत्त। ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री, एक इमेजिनरी लाइन जो ग्लोब को, हमारी पृथ्वी को ठीक बीच से 2 बराबर हिस्सों में काट देती है। ऊपर वाला हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। बस यही है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, लैटिट्यूड्स और क्लाइमेट जोन्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे मैप पर बनी सिर्फ कुछ लाइनें ये तय कर देती हैं कि किसी जगह का मौसम कैसा होगा। तो ये जो इक्वेटर है ना, इसके पैरेलल मतलब समानांतर पोल्स तक जो सारी सर्कुलर लाइनें खींची जाती हैं, उन्हें ही हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। इन्हें डिग्री में नापते हैं, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। और ये लाइनें हमें बताती हैं कि कोई जगह इक्वेटर से उत्तर में या दक्षिण में कितनी दूर है। अब ध्यान दीजिए, ये 4 लैटिट्यूड तो हर एस्पिरेंट को रटे होने चाहिए। कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। ये सिर्फ लाइनें नहीं हैं, याद रखिएगा, ये हमारी पृथ्वी के जो बड़े बड़े क्लाइमेट जोन्स हैं, उनकी बाउंड्री हैं ये। और यही लाइनें हमारी पृथ्वी को 3 मेन हीट जोन्स में बांटती हैं। सबसे पहला है टॉरिड जोन यानी उष्णकटिबंध, इक्वेटर के पास वाला इलाका, जहां सूरज की किरणें साल भर लगभग सीधी पड़ती हैं, मतलब भयानक गर्मी। दूसरा है टेम्परेट जोन यानी शीतोष्ण कटिबंध, जहां मौसम बैलेंस्ड रहता है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी। और तीसरा फ्रिजिड जोन, शीत कटिबंध, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पोल्स के पास का बर्फीला इलाका।
लेकिन एक मिनट, सवाल ये उठता है कि आखिर ये अलग अलग हीट जोन्स हैं ही क्यों? ऐसा क्यों है कि इक्वेटर के पास इतनी गर्मी और पोल्स की तरफ जाते जाते इतनी ठंड हो जाती है? इसका जवाब छिपा है सूरज की किरणों के एंगल में। इसको ऐसे समझिए, जैसे आप एक टॉर्च लें। अगर टॉर्च की लाइट सीधी दीवार पर मारेंगे तो एक छोटा बहुत ब्राइट गोला बनेगा, है ना? गर्मी एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी। यही होता है इक्वेटर पर। लेकिन अगर टॉर्च को तिरछा कर दें तो वही लाइट एक बड़े एरिया में फैल जाएगी और उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। बस यही होता है पोल्स पर। सिंपल। चलिए अब ग्रिड के दूसरे हिस्से की बात करते हैं, लॉन्जिट्यूड्स यानी देशांतर, और इसका सीधा कनेक्शन है टाइम से। देखते हैं कि ये उत्तर से दक्षिण जाने वाली लाइनें हमारी घड़ियां सेट करने में कैसे मदद करती हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं? ये वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल तक जाती हैं। इनको मेरिडियन भी कहते हैं। अब जैसे लैटिट्यूड के लिए इक्वेटर स्टार्टिंग पॉइंट था, वैसे ही लॉन्गिट्यूड के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है, प्राइम मेरिडियन। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और ये लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरती है। पूरी दुनिया ने मिलकर ये तय किया कि यहीं से, इसी लाइन से हम दुनिया का टाइम नापना शुरू करेंगे। और जब ये लैटिट्यूड्स मतलब लेटी हुई लाइनें और लॉन्जिट्यूड्स मतलब लंबी लाइनें एक साथ मिलती हैं तो क्या बनता है? एक ग्रिड। बिल्कुल एक जाल। ठीक वैसे ही जैसे आपके मैथ्स की ग्राफ कॉपी पर होता है। और इसी ग्रिड की मदद से हम दुनिया के किसी भी कोने का, किसी भी पॉइंट का एकदम सटीक एड्रेस बता सकते हैं। तो अब आते हैं टाइम के कैलकुलेशन पर। बहुत सिंपल मैथ्स है। हमारी पृथ्वी एक गोला है, राइट? और एक पूरे सर्कल में कितने डिग्री होते हैं? 360। और पृथ्वी को ये पूरा 360 डिग्री का चक्कर लगाने में कितना वक्त लगता है? करीब करीब 24 घंटे। बस इन्हीं 2 नंबरों से निकलेगा हमारा वो फॉर्मूला जो एग्जाम में काम आएगा। अब देखिए, अगर 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 360 को 24 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया 15 डिग्री। मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब इसको और छोटा करते हैं। अगर 60 मिनट में 15 डिग्री तो 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा? 60 को 15 से डिवाइड कीजिए, 4 मिनट। बस ये नंबर याद रख लीजिए। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब है 4 मिनट का फर्क। यही है आपका रामबाण फॉर्मूला। चलिए अब इस पूरी ग्लोबल थ्योरी को एक प्रैक्टिकल और बहुत ही जरूरी केस पर अप्लाई करते हैं। हमारे अपने देश भारत का स्टैंडर्ड टाइम। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल आते ही आते हैं। अब आप इस मैप को देखिए। भारत का जो लॉन्गिट्यूडनल फैलाव है, मतलब गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, वो बहुत ज्यादा है, करीब 30 डिग्री का। और अभी हमने क्या सीखा? 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा। तो 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ? लगभग 2 घंटे का फर्क। सोचिए अगर गुजरात और अरुणाचल में 2 घंटे का टाइम गैप होता तो कितनी कंफ्यूजन होती। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, पूरे देश में एक ही टाइम रखने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी मानक या म्योत्तर चुना। और वो नंबर है ये। इसको दिमाग में छाप लीजिए क्योंकि ये सवाल सीधा पूछा जाता है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये लाइन लगभग हमारे देश के बीच से गुजरती है। और बस इसी लाइन पर, इसी मेरिडियन पर जो लोकल टाइम होता है, उसी को पूरे देश का टाइम मान लिया गया है। इसी को हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST। और इसी वजह से कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल सबकी घड़ियों में एक ही टाइम होता है। और अब सबसे आखिर में सबसे काम की बात कि ये सब जानने से आपको एग्जाम में बाकियों से बढ़त कैसे मिलेगी। हाउ यू गेट योर एग्जाम एज। सीधा सीधा फायदा देखिए। देशों के बीच टाइम डिफरेंस निकालने वाले सवाल आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। क्लाइमेट पैटर्न और बायोम पहचानने में आसानी होगी। इंटरनेशनल डेट लाइन का जो कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। मैप बेस्ड क्वेश्चन में आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और दुनिया में स्ट्रेटेजिक जगहों को लोकेट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अब जब आपने इस ग्लोबल ग्रिड को समझ लिया है तो बताइए, NCERT का अगला कौन सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसे आप डिकोड करने के लिए तैयार हैं? अपनी तैयारी को ऐसे ही धार देते रहिए क्योंकि याद रखिए, भूगोल की हर लाइन जो आप समझते हैं वो आपकी सफलता की राह को और भी साफ करती है। चलिए आज एक बहुत ही मजेदार सवाल का जवाब ढूंढते हैं। भाई, हमारी ये दुनिया हमेशा बदलती क्यों रहती है? कभी एकदम चमकीला दिन तो कभी अंधेरी रात, कभी गर्मी से पसीना तो कभी ठंडी में कंबल। चलिए आज इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आते ही हैं, है ना? कि भाई दिन के बाद रात क्यों होती है
और ये गर्मियां और सर्दियां आती जाती कैसे हैं? ऐसा क्या होता है? तो देखिए, इन सारे सवालों का जवाब एक बड़े ही मजेदार राज में छिपा है। और राज ये है कि हमारी पृथ्वी, हमारा प्लैनेट, एक कमाल की डांसर है। और वो भी एक ही समय पर दो अलग अलग तरह के डांस कर रही है। इसका पहला डांस है एक लट्टू की तरह अपनी ही जगह पर गोल 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 घूमना। इसे हम कहते हैं घूर्णन। और इसका दूसरा डांस है सूरज के चारों ओर एक बहुत लंबा चक्कर लगाना, जिसे हम कहते हैं परिक्रमण। तो चलिए, सबसे पहले पृथ्वी के पहले डांस को थोड़ा पास से समझते हैं। ये जो वो अपनी ही जगह पर घूमती रहती है ना, इसी से हमारे दिन और रात बनते हैं। पता है, पृथ्वी को अपनी ही जगह पर एक पूरा चक्कर लगाने में करीब करीब 24 घंटे लगते हैं। और बस यही वजह है कि हमारा एक पूरा दिन, जिसमें दिन और रात दोनों होते हैं, 24 घंटे का होता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि सूरज एक बहुत बड़ी, बहुत पावरफुल टॉर्च है। अब जब पृथ्वी घूमती है तो उसका जो भी हिस्सा सूरज यानी टॉर्च के सामने आता है, वहां हो जाता है दिन, और जो हिस्सा घूमकर पीछे चला जाता है, जहां अंधेरा है, वहां हो जाती है रात। और एक मजेदार बात, दिन और रात को अलग करने वाली एक लाइन होती है, जिससे प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी घूमती जाती है, ये लाइन भी धीरे धीरे खिसकती रहती है। इसीलिए तो कहीं पर सुबह हो रही होती है तो कहीं शाम हो रही होती है। तो ठीक है, पहले डांस से दिन और रात तो बन गए, पर अब बारी है दूसरे और लंबे वाले डांस की, जिससे बनता है हमारा पूरा का पूरा एक साल। ये है सूरज के चारों ओर पृथ्वी की एक लंबी यात्रा। सूरज का ये एक पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन तो लगते ही हैं, पर उसके ऊपर 6 घंटे और लगते हैं। इसीलिए हमारा एक साल 365 दिनों का होता है। पर अब सवाल ये है कि वो जो हर साल 6 घंटे एक्स्ट्रा बच जाते हैं, उनका क्या होता है? अरे, असली जादू तो उन्हीं 6 घंटों में छिपा है। सोचिए, हम हर साल के उन 6 घंटों को एक गुल्लक में जमा कर रहे हैं। तो 4 साल में कितने हो गए? 6, 12, 18, 24, पूरे 24 घंटे, मतलब एक पूरा का पूरा नया दिन। इसीलिए हर 4 साल बाद फरवरी के महीने में एक एक्स्ट्रा दिन 29 तारीख जुड़ जाता है, और उसे ही हम लीप ईयर कहते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने से ही मौसम बदल जाते हैं? नहीं, इसमें एक और बहुत जरूरी और जादुई राज छिपा है। और वो राज ये है कि हमारी पृथ्वी एकदम सीधी खड़ी होकर नहीं घूमती। वो थोड़ी सी टेढ़ी है, एक तरफ झुकी हुई है। और ये झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। ये नंबर बहुत जरूरी है, क्योंकि यही झुकाव हमारे मौसम बदलने का असली हीरो है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि पृथ्वी चाहे सूरज के चारों ओर कहीं भी हो, उसका ये झुकाव हमेशा एक ही दिशा में रहता है, जैसे वो आसमान में दूर किसी तारे को, ध्रुव तारे को, हमेशा हाय बोल रही हो। तो चलिए, अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। पृथ्वी का सूरज के चारों ओर घूमना यानी परिक्रमण, और उसका एक तरफ झुके रहना, बस यही दोनों चीजें मिलकर बनाती हैं हमारे अलग अलग प्यारे प्यारे मौसम। जब पृथ्वी का उत्तरी हिस्सा सूरज की तरफ झुका होता है, तो वहां सूरज की किरणें सीधी और तेज पड़ती हैं। बस तभी वहां आ जाती हैं गर्मियां, और दिन भी हो जाते हैं एकदम लंबे। और फिर घूमते घूमते जब वही हिस्सा सूरज के दूसरी तरफ दूर झुक जाता है, तो सूरज की किरणें तिरछी और कमजोर हो जाती हैं। तब आ जाती हैं सर्दियां, और दिन हो जाते हैं छोटे और रातें लंबी। अच्छा, साल में 2 दिन ऐसे भी आते हैं जब पृथ्वी का झुकाव न तो सूरज की तरफ होता है और न ही उससे दूर, एकदम साइड में होता है। तब आते हैं वसंत और पतझड़ के मौसम। इन दिनों में दिन और रात लगभग बराबर लंबाई के होते हैं। तो चलिए, एक बार जल्दी से सब कुछ याद कर लेते हैं कि कैसे हमारी पृथ्वी एक बड़ी सी घड़ी की तरह एकदम परफेक्ट तरीके से काम करती है। तो याद है ना, पृथ्वी के 2 डांसें। पहला, अपनी ही जगह पर घूमना, जिससे दिन और रात होते हैं, और दूसरा, सूरज का लंबा चक्कर, जो पृथ्वी के झुकाव के साथ मिलकर हमारे लिए अलग अलग मौसम लेकर आता है। और ये हैं साल की वो खास तारीखें जब बड़े बड़े मौसमी बदलाव होते हैं। ये हमारी पृथ्वी की यात्रा के सबसे जरूरी पड़ाव हैं। तो देखा, एक छोटा सा घुमाव, एक लंबा सा चक्कर और एक हल्का सा झुकाव। इन तीनों का एक कमाल का तालमेल ही है जो हमारी पृथ्वी पर जीवन को इतना खूबसूरत और अनोखा बनाता है। एक सवाल, जरा सोचिए, अगर पृथ्वी का ये झुकाव सिर्फ 1 डिग्री भी कम या ज्यादा हो जाए, तो हमारी दुनिया कितनी अलग हो जाएगी।
ये पूरा का पूरा सिस्टम कितना नाजुक और परफेक्ट है। कभी कभी नक्शा देखकर लगता है ना कि ये क्या है, बस कुछ लकीरें और निशान, लेकिन असल में ये एक खजाने की चाबी है। पूरी दुनिया के राज इसमें छिपे हैं। तो आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं और देखेंगे कि किसी भी नक्शे को एक प्रो की तरह कैसे पढ़ा जाए। तो सबसे पहले ग्लोब और नक्शे में फर्क क्या है? देखिए, पूरी धरती को एक साथ देखना हो तो ग्लोब से बेहतर कुछ नहीं, एकदम एक्यूरेट। पर एक दिक्कत है, ग्लोब को जेब में डालकर तो घूम नहीं सकते, है ना? बस यहीं पर नक्शे काम आते हैं। यह समझ लीजिए कि धरती का एक फ्लैट पोर्टेबल वर्जन है, जिससे हम दुनिया को हिस्सों में आसानी से देख और समझ सकते हैं। पता है, एक मैप को पढ़ना बिल्कुल एक नई भाषा सीखने जैसा है। जैसे भाषा में ग्रामर होती है, अक्षर होते हैं, वैसे ही मैप्स के भी अपने नियम हैं, अपनी एक अलग ही लैंग्वेज है। और इस भाषा को समझने के लिए बस 3 चाबियों की जरूरत है: दूरी, दिशा और प्रतीक। तो चलिए एक एक करके इन तीनों ताले खोलते हैं। तो सबसे पहली चाबी है दूरी, जिसे मैप की भाषा में पैमाना या स्केल कहते हैं। अब ये पैमाना क्या भला है? सिंपल है, ये बस हमें बताता है कि मैप पर 1 सेंटीमीटर का मतलब असल में जमीन पर कितना है। एक अनुपात है बस। जैसे छोटे पैमाने वाले मैप में पूरा देश एक पन्ने पर दिख जाता है और बड़े पैमाने वाले मैप में किसी एक शहर की गली गली की डिटेल मिल जाती है। जैसे इस उदाहरण को देखिए, ये पैमाना बता रहा है कि मैप पर 1 सेंटीमीटर असल में जमीन पर 10 मीटर के बराबर है। तो मान लीजिए कि मैप पर स्कूल से कुएं तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा हिसाब है, असल में वो दूरी 50 मीटर है। देखा, इसी तरह से पैमाना हमें 2 जगहों के बीच की असल ये दूरी का आइडिया दे देता है। अच्छा, दूरी तो पता चल गई, पर जाना किधर है ये भी तो जरूरी है। यहीं पर काम आती है दूसरी चाबी, दिशा। आपने देखा होगा ज्यादातर मैप्स पर ऊपर की तरफ एक तीर बना होता है, जिस पर एन या हिंदी में ऊ लिखा होता है। ये तीर हमेशा उत्तर यानी नॉर्थ दिशा की तरफ इशारा करता है। बस एक दिशा पता चल जाए तो बाकी सब अपने आप पता चल जाता है। ये देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये हैं 4 मेन दिशाएं जिन्हें प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। और इनके बीच में भी दिशाएं होती हैं, जैसे उत्तर पूरब या दक्षिण पश्चिम। जैसा मैंने कहा, एक बार आपको मैप पर उत्तर पता चल गया तो फिर पूरब पश्चिम दक्षिण सब कुछ पता लगाना बच्चों का खेल है। ठीक है, तो दूरी हो गई, दिशा हो गई। अब आती है हमारी तीसरी और आखिरी चाबी, प्रतीक या सिंबल्स। ये मैप की लैंग्वेज के शब्द है, उसकी वोकैबुलरी। अब जाहिर सी बात है, एक छोटे से मैप पर असली बिल्डिंग, पुल या पेड़ तो बना नहीं सकते, तो उनकी जगह इन खास प्रतीकों का इस्तेमाल होता है। और ये कमाल की चीज है, छोटी सी जगह में ढेर सारी जानकारी पैक कर देते हैं। पर इन प्रतीकों का मतलब कैसे समझे? इसके लिए हर मैप में एक लेजेंड या कुंजी दी होती है। ये समझ लीजिए कि ये मैप की डिक्शनरी है। जैसे इसमें लिखा होगा कि टूटी फूटी लाइन का मतलब है रेलवे ट्रैक, पीओ लिखा है तो मतलब है पोस्ट ऑफिस, और मंदिर या चर्च का भी अपना एक अलग निशान होता है। और सबसे बढ़िया बात, ये सिंबल ज्यादातर इंटरनेशनल होते हैं, मतलब दुनिया में कहीं भी चले जाइए, मैप पढ़ना आसान हो जाता है। तो अब हम मैप की ABC मतलब बेसिक भाषा सीख चुके हैं, पर यह भी जानना जरूरी है कि हर मैप एक जैसा नहीं होता। जैसे हर काम के लिए एक अलग टूल होता है ना, ठीक वैसे ही अलग अलग जानकारी के लिए अलग अलग तरह के मैप होते हैं, और हर मैप अपनी एक अलग ही कहानी सुनाता है। मोटे तौर पर देखें तो 3 तरह के मैप्स होते हैं। पहले भौतिक नक्शे, जो पहाड़, नदी, मैदान मतलब कुदरती चीजें दिखाते हैं। दूसरे राजनीतिक नक्शे, जो देशों, राज्यों और शहरों की बाउंड्री दिखाते हैं। और तीसरे होते हैं थीमैटिक नक्शे, ये किसी एक खास टॉपिक पर फोकस करते हैं, जैसे कि सड़कें कहाँ हैं या किस इलाके में कितनी बारिश होती है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब वक्त है प्रैक्टिकल का। जो कुछ भी हमने सीखा है उसे अब असली काम में लाते हैं। तो तैयार हैं? चलिए एक असली मैप उठाते हैं और उसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ये रहा सुंदरपुर गांव का मैप। जरा गौर से देखिए, इसमें घर है, स्कूल है, नदी बह रही है, रेलवे लाइन भी है, बहुत कुछ है। तो अब अपनी जासूसी वाली नजर तेज कर लीजिए और चलिए इस मैप के राज खोलते हैं। अच्छा, इस मैप पर जरा एक नजर डालिए। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये PS जो लिखा है इसका क्या मतलब हो सकता है? या वो जो नदी के पास एक निशान है वो किस चीज का है?
चलिए पता लगाते हैं। तो ये रहा जवाब। जैसे ही हम मैप के लेजेंड यानी कि उसकी डिक्शनरी को देखते हैं, सब साफ हो जाता है। पीएस का मतलब है पुलिस स्टेशन। वो नीली टेढ़ी मेढ़ी लाइन नदी है, और रेलवे लाइन का निशान भी एकदम साफ है। देखा, मैप पढ़ना इतना भी मुश्किल काम नहीं है ना? चलिए अब एक आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी बात को समझते हैं। वो क्या एक चीज है जो एक मैप को सिर्फ एक ड्राइंग से कहीं ज्यादा पावरफुल बना देती है? आइए मैप और एक रफ स्केच के बीच के सबसे बड़े फर्क को जानें। तो ये है सबसे बड़ा अंतर। एक मैप हमेशा एक पैमाने यानी स्केल पर बनता है। वो एक सटीक एक्यूरेट चीज है। वहीं दूसरी तरफ एक स्केच या रेखा चित्र, वो तो बस याददाश्त के आधार पर बनाई गई एक रफ ड्राइंग होती है। उसमें कोई स्केल नहीं होता, और यही वजह है कि मैप्स इतने भरोसेमंद टूल होते हैं। तो बस ये याद रखिए, मैप सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। ये हमारी दुनिया का एक छोटा, एकदम सटीक मॉडल है जो स्केल के हिसाब से बनाया गया है, ताकि हम अपनी दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकें और उसमें आसानी से नेविगेट कर सकें। तो अगली बार जब आपके हाथ में कोई मैप आए, चाहे वो आपके अपने शहर का हो या किसी अनजान देश का, तो उसे सिर्फ कुछ लकीरों और रंगों की तरह मत देखिएगा। एक पल रुककर पूछिएगा, ये नक्शा क्या कहानी सुना रहा है? और फिर ये भी सोचिएगा कि आपकी अपनी दुनिया का नक्शा क्या कहानी कहता है। यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में भूगोल के बिना तो काम नहीं चलने वाला। और भूगोल को समझने की चाबी क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही, मानचित्र। आज हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी के एक ऐसे चैप्टर को डिकोड करने वाले हैं जो देखने में तो बहुत बेसिक लगता है, लेकिन असल में आपकी पूरी तैयारी की नींव है। तो सवाल उठता है कि भाई क्लास 6 का ये चैप्टर आखिर इतना जरूरी क्यों है? देखिए, बात सीधी सी है। मैप्स सिर्फ कुछ लकीरें और रंग नहीं होते। ये भूगोल की अपनी एक भाषा है, उसकी एबीसी है। और अगर आपने ये भाषा नहीं सीखी तो आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध या फिर क्लाइमेट पैटर्न जैसे मुश्किल टॉपिक्स को कभी भी गहराई से समझ ही नहीं पाएंगे। चलिए तो फिर देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम 4 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। पहला, परीक्षा के लिए मैप्स इतने जरूरी क्यों हैं? दूसरा, मैप्स आखिर कितने तरह के होते हैं? तीसरा, वो कौन से 3 हिस्से हैं जिनसे मिलकर एक मैप बनता है? और आखिर में हम रेखाचित्र, खाका और मानचित्र के बीच का जो कंफ्यूजन है ना, उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से। हम सबने स्कूल में ग्लोब तो देखा ही है ना? पृथ्वी का एक छोटा सा परफेक्ट 3D मॉडल। पर जरा सोचिए, क्या उस ग्लोब पर भारत के किसी एक जिले की सारी नदियों को विस्तार से देख पाना मुमकिन है? नहीं। बस यहीं पर हमें जरूरत पड़ती है मानचित्र की। तो ये मानचित्र है क्या आखिर? बहुत ही सरल भाषा में, ये पूरी पृथ्वी या उसके किसी एक हिस्से का एक चपटी सतह यानी कागज पर बनाया गया चित्र है। पर इसमें एक बहुत ही जरूरी चीज होती है, वो है पैमाना या स्केल। ये चित्र एक पैमाने के हिसाब से बनाया जाता है। इस पैमाना शब्द को गांठ बांध लीजिए, क्योंकि यही मैप्स का सबसे बड़ा राज है, जिसे हम आगे समझेंगे। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि सारे मैप एक जैसे ही होते हैं। एग्जाम के नजरिए से देखें तो हमें 3 तरह के मैप्स को समझना बहुत जरूरी है: भौतिक, राजनीतिक और थीमैटिक। सबसे पहले आते हैं भौतिक या फिजिकल मैप्स। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये पृथ्वी की कुदरती बनावट दिखाते हैं, जैसे कि पहाड़ कहाँ हैं, नदियां किधर बहती हैं, पठार कौन से हैं। जब एग्जाम में सवाल आता है ना कि अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो उसका जवाब आपको इसी फिजिकल मैप में मिलता है। दूसरे नंबर पर हैं राजनीतिक या पॉलिटिकल मैप्स। ये इंसानों की बनाई हुई सीमाएं दिखाते हैं, जैसे हमारा देश, उसके राज्य, उनकी राजधानियां या फिर दुनिया के अलग अलग देश और उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ये सारी जानकारी पॉलिटिकल मैप्स में मिलती हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए तो ये बहुत ही अहम है। और तीसरे होते हैं थीमैटिक मैप्स। ये मैप किसी एक खास थीम या विषय पर फोकस करते हैं। मान लीजिए आपको ये जानना है कि भारत में कहाँ कहाँ लौह अयस्क मिलता है या कौन से नेशनल हाईवे कहाँ से गुजरते हैं। इस तरह की खास जानकारी के लिए थीमैटिक मैप्स का इस्तेमाल होता है। इकोनॉमी और पर्यावरण से जुड़े सवालों के लिए ये बहुत काम के हैं। तो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। फिजिकल मैप, कुदरत ने क्या बनाया है। पॉलिटिकल मैप, इंसानों ने क्या सीमाएं बनाई हैं। और थीमैटिक मैप, कौन सी चीज कहाँ और कितनी है। ये छोटा सा फर्क आपको कई सवालों में बढ़त दिलाएगा। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे टेक्निकल लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर। इसे आप कह सकते हैं मैप की भाषा।
किसी भी मैप को सही से पढ़ने और समझने के लिए आपको इसकी ग्रामर के 3 नियम पता होने ही चाहिए। ये 3 नियम या घटक हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। इन्हें आप मैप के 3 स्तंभ भी कह सकते हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं, क्योंकि परीक्षा में सवाल सीधे सीधे यहीं से बनते हैं। पहला स्तंभ है दूरी, जिसे हम पैमाने या स्केल से नापते हैं। अब ये स्केल क्या है? ये बस एक अनुपात है मैप पर दिखाई गई दूरी और जमीन पर असली दूरी के बीच का। जैसे आप यहां देख सकते हैं, अगर स्केल लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैप पर जो 1 सेंटीमीटर की लाइन है वो असल में जमीन पर 5 किलोमीटर के बराबर है। अब यहां एक चीज है जो अक्सर कंफ्यूज करती है, छोटा पैमाना और बड़ा पैमाना। इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। जब हमें किसी बहुत बड़े इलाके जैसे पूरे महाद्वीप को एक छोटे से कागज पर दिखाना होता है, तब हम छोटे पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर। इसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं होती। वहीं जब हमें किसी छोटे इलाके जैसे आपके गांव का नक्शा दिखाना हो, तो हम बड़े पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 50 मीटर। इसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। तो याद रखिए, ये उल्टा काम करता है। बड़ा एरिया माने छोटा पैमाना और छोटा एरिया माने बड़ा पैमाना। दूसरा स्तंभ है दिशा। आपने देखा होगा, ज्यादातर मैप्स में दाहिनी तरफ ऊपर एक तीर का निशान बना होता है, जिस पर O या N लिखा होता है। ये उत्तर यानी नॉर्थ दिशा को दिखाता है। बस एक बार आपको उत्तर दिशा पता चल गई, तो आप बाकी दिशाएं दक्षिण, पूर्व और पश्चिम आसानी से पता लगा सकते हैं। इन्हें ही प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। और तीसरा और आखिरी स्तंभ है प्रतीक यानी सिंबल्स। जाहिर सी बात है, हम मैप पर असली इमारतें, पेड़ या पुल तो बना नहीं सकते, तो उनकी जगह पर हम कुछ तय अक्षरों, रंगों और चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह से मैप की अपनी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, जो पूरी दुनिया में एक जैसी होती है। इसीलिए इन्हें रूढ़ प्रतीक या कन्वेंशनल सिंबल्स कहा जाता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक असली मैप पर लगाकर देखते हैं। ये सुंदरपुर गांव का एक मैप है। इसे ध्यान से देखिए। आपको इसमें नदी, रेलवे लाइन, पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ जैसे कई प्रतीक यानी सिंबल्स दिख रहे होंगे। तो अब आपकी बारी। एक छोटा सा सवाल है। इस मैप को देखकर बताइए कि पुलिस स्टेशन, जिसे PS लिखा गया है, वो डुमरी गांव से किस दिशा में है? मैप पर दिए गए दिशा सूचक का इस्तेमाल कीजिए और अपना जवाब कमेंट्स में बताइए। देखते हैं कौन कौन सही जवाब दे पाता है। और आखिर में एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, जिसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। वो है रेखाचित्र, खाका और मानचित्र के बीच का फर्क। याद रखिए, कागज पर बना हर चित्र मानचित्र नहीं होता। ये टेबल आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। देखिए, मानचित्र हमेशा पैमाने पर बनता है और पूरी जानकारी देता है। रेखाचित्र या स्केच वो होता है जो हम अपनी याददाश्त के आधार पर कच्चा पक्का बना देते हैं। इसमें कोई पैमाना नहीं होता। और खाका या प्लान किसी बहुत छोटे एरिया जैसे एक कमरे का बड़े पैमाने पर बनाया गया एक डिटेल्ड नक्शा होता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई जैसी चीजें भी दी होती हैं। जैसा कि NCERT में साफ साफ लिखा है कि रेखाचित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त पर आधारित होता है। मतलब, जब आप किसी दोस्त को अपने घर का रास्ता बताने के लिए फटाफट कागज पर कुछ बनाते हैं ना, तो वो एक रेखाचित्र होता है, मानचित्र नहीं। तो आज के इस पूरे विश्लेषण से ये तो साफ हो गया कि मैप सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपकी तैयारी का एक बहुत ताकतवर औजार है। तो सोचिए कि भारत के एक भौतिक मानचित्र का इस्तेमाल करके आप गंगा और गोदावरी नदी के अपवाद क्षेत्रों यानी ड्रेनेज बेसिन की तुलना कैसे करेंगे। इस तरह के विश्लेषणात्मक सवाल ही UPSC मेंस में आपकी रैंक तय करते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे समझे बिना ज्योग्राफी में अच्छी पकड़ बनाना वाकई मुश्किल है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस विशाल पृथ्वी को, इसके पहाड़ों, महासागरों, इसकी पूरी बनावट को हम परीक्षा के नजरिए से एक व्यवस्थित तरीके से कैसे समझें। चलिए, इसका एक बहुत ही कारगर तरीका देखते हैं। और वो तरीका है पृथ्वी को इसके 4 प्रमुख आपस में जुड़े हुए हिस्सों में बांटकर समझना। यही हैं वो 4 परिमंडल या डोमेन्स। और जानते हैं, ये ना सिर्फ हमारे ग्रह को बनाते हैं, बल्कि इसे जीवन के लिए एक अनोखी जगह भी बनाते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम पृथ्वी के इन 4 परिमंडलों का एक परिचय लेंगे।
फिर एक एक करके स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल से जुड़ी एग्जाम रिलेवेंट डिटेल्स को जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब मिलकर जीवमंडल यानी द जोन ऑफ लाइफ कैसे बनाते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पृथ्वी के ये 4 बुनियादी हिस्से हैं। इसका ठोस हिस्सा, पानी का विशाल भंडार, चारों ओर गैसों का एक घेरा और जहां ये सब मिलते हैं वो जीवन का क्षेत्र। चलिए अब इनके औपचारिक नाम देख लेते हैं, क्योंकि ये अक्सर मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में आते हैं। लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल, ये पृथ्वी का ठोस हिस्सा है। हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल, ये पानी का पूरा क्षेत्र है। एटमॉस्फेयर या वायुमंडल, गैसों का वो लिफाफा जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। और बायोस्फीयर यानी जीवमंडल, वो पतली सी परत जहां ये तीनों मिलते हैं और जीवन को संभव बनाते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्थलमंडल की। ये पृथ्वी का वो ठोस हिस्सा है जिस पर हम सब रहते हैं। हमारे महाद्वीप और यहाँ तक कि महासागरों के नीचे की जमीन भी सब इसी का हिस्सा है। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। ये पृथ्वी की सतह के 2 छोरों को दिखाती है। एक तरफ है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंची है, और दूसरी तरफ है दुनिया का सबसे गहरा हिस्सा प्रशांत महासागर का मारियाना गर्त, जो 11,000 मीटर से भी ज्यादा गहरा है। जरा सोचकर देखिए, अगर माउंट एवरेस्ट को इस गर्त में डाल दिया जाए तो भी वो पूरा का पूरा डूब जाएगा। ये पैमाना ही अपने आप में एक एग्जाम फैक्ट है। अच्छा, अब आपके लिए एक क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन। जरा दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए, ऐसा कौन सा अकेला महाद्वीप है जिससे तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं यानी कर्क रेखा, विषुवत वृत्त और मकर रेखा गुजरती हैं? ये सवाल कई बार पीसीएस एग्जाम्स में आ चुका है और इसका सही जवाब है अफ्रीका। जैसा कि आप इस मैप पर साफ साफ देख सकते हैं, ये अकेला ऐसा महाद्वीप है और इसकी यही अनोखी भौगोलिक स्थिति इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी बना देती है। इसे हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब फटाफट दूसरे महाद्वीपों से जुड़े कुछ जरूरी फैक्ट्स को दोहरा लेते हैं। एशिया, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, पृथ्वी की कुल जमीन का 1/3 हिस्सा इसी के पास है। अफ्रीका, जहां दुनिया की सबसे लंबी नदी नील और सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा है। नॉर्थ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका से एक पतली सी जमीनी पट्टी जिसे पनामा इस्थमस कहते हैं से जुड़ा है। साउथ अमेरिका, जिसमें दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज फैली हुई है। ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप जिसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। और आखिर में अंटार्कटिका, जो दक्षिणी ध्रुव पर है और हमेशा बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है। स्थलमंडल के बाद अब बारी है जलमंडल की, और इसी की वजह से तो हम पृथ्वी को नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट कहते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 71%। पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। ये इतना विशाल है कि हमारे ग्रह का पूरा क्लाइमेट और मौसम का मिजाज इसी से तय होता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है और ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इस 71% पानी का लगभग 77.2% तो महासागरों में है, जो कि खारा है। हमारे इस्तेमाल के लायक मीठा पानी वो सिर्फ 2.8% है। मतलब इतना सारा पानी होने के बावजूद इस्तेमाल करने लायक पानी कितना कम है। तो हमारे प्रमुख महासागर कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्रशांत महासागर, जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। फिर है अटलांटिक महासागर, दूसरा सबसे बड़ा, जिसका आकार एस जैसा है और इसकी कटी-फटी तटरेखा व्यापार और बंदरगाहों के लिए बेहतरीन है। हिंद महासागर, ये अकेला महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी भारत के नाम पर है। और फिर है आर्कटिक महासागर, जो आर्कटिक वृत्त के अंदर मौजूद है। अब चलते हैं हमारे तीसरे परिमंडल यानी वायुमंडल पर। ये गैसों की वो अदृश्य परत है जो पृथ्वी के लिए एक रक्षा कवच, एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है। इसकी बनावट से जुड़े सवाल सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं। इसमें सबसे ज्यादा 78% नाइट्रोजन है, उसके बाद 21% ऑक्सीजन, जो हमारे सांस लेने के लिए जरूरी है, और बाकी के 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन जैसी दूसरी गैसें हैं। ये आंकड़े याद रखिएगा। एक और दिलचस्प बात यह है कि हमारा वायुमंडल एक अकेली परत नहीं है। जैसा कि ये डायग्राम दिखा रहा है, तापमान के आधार पर इसे 5 अलग-अलग परतों में बांटा गया है। और इन परतों का क्रम नीचे से ऊपर की ओर एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है। सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, जहां मौसम की सारी हलचल होती है।
इसके ऊपर है समताप मंडल, जिसमें हमारी रक्षा करने वाली ओजोन परत है। फिर आता है मध्य मंडल, जहां आकर उल्का पिंड जल जाते हैं। उसके ऊपर है बाह्य वायुमंडल, जो रेडियो संचार में मदद करता है। और सबसे बाहर है बहिर्मंडल, जो अंतरिक्ष में मिल जाता है। ये क्रम नीचा से ऊपर, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब हम आते हैं उस जगह पे जहां ये सब आकर मिलते हैं, हमारा अंतिम और सबसे खास परिमंडल, जीवमंडल। ये वो अद्भुत क्षेत्र है जहां जमीन, पानी और हवा, यानी हमारे पिछले तीनों डोमेन्स एक दूसरे से मिलते हैं और जीवन को जन्म देते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, जीवमंडल जमीन, पानी और हवा के बीच का वो सीमित संपर्क क्षेत्र है जहां जीवन मौजूद है। और यही वो एक चीज है जो पृथ्वी को पूरे ब्रह्मांड में सबसे खास बनाती है। ये तस्वीर इस बात को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। जीवमंडल में छोटे से बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े जानवर तक सब कुछ शामिल है। और सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि वो अपने पर्यावरण के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं, ये भी। ये जीवन का एक बहुत ही जटिल जाल है। इन सभी परिमंडलों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बना हुआ है। लेकिन चिंता की बात यह है कि हमारी गतिविधियां, जैसे कि प्रदूषण और जंगलों की कटाई, इस कुदरती संतुलन को तेजी से बिगाड़ रही हैं। इस समस्या को एनसीईआरटी की एक लाइन बहुत अच्छे से समझाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ये बात आज पर्यावरण से जुड़े हर एग्जाम, ऐसे और इंटरव्यू का केंद्र बिंदु है। तो आखिर में ये सवाल हमें सोचने पे मजबूर करता है। और एक फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर ये सवाल आपके लिए और भी जरूरी हो जाता है। हमारी गतिविधियां इन परिमंडलों के संतुलन को किस हद तक बिगाड़ रही हैं? और अगर ये संतुलन पूरी तरह टूट जाता है तो इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? ये सिर्फ भूगोल का सवाल नहीं, बल्कि ये शासन और मानव अस्तित्व का सवाल है। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, यानी मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। आज हम एनसीईआरटी की किताब से वो सारे जरूरी पॉइंट्स निकालेंगे जो आपको एग्जाम में दूसरों से आगे ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारी धरती की सतह, मतलब सरफेस, एक जैसा क्यों नहीं है, ये बदलता क्यों रहता है। फिर हम चलेंगे पहाड़ों की ऊंचाइयों पर। उसके बाद हम देखेंगे पठार, यानी ऊंची समतल जमीन। फिर हम मैदानों को समझेंगे जहां सबसे ज्यादा आबादी रहती है। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, हम इन सबको जोड़कर देखेंगे कि इन लैंडफॉर्म्स का हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। कभी सोचा है हमारी पृथ्वी एक चिकनी, सपाट गेंद जैसी क्यों नहीं है? कहीं इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं गहरी गहरी घाटियां। ऐसा क्यों है? देखिए, इसका जवाब छिपा है दो बहुत ही शक्तिशाली ताकतों की लगातार चलती लड़ाई में। ये वो ताकतें हैं जो अरबों सालों से हमारे प्लैनेट के नक्शे को बना रही हैं और बिगाड़ रही हैं। तो कौन है ये दो मूर्तिकार? पहली है धरती के अंदर से लगने वाली ताकत, जो जमीन को कहीं ऊपर उठा देती है। और दूसरी है बाहर की ताकत, जो उसी उठी हुई जमीन को लगातार घिसती रहती है, उसे बराबर करने में लगी रहती है। चलिए इन दोनों प्रोसेसेस को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, जो आंतरिक प्रक्रिया यानी इंटरनल प्रोसेस है, वो जमीन पर ऊबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर बनाती है। मतलब कहीं जमीन ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। और फिर आती है बाह्य प्रक्रिया, एक्सटर्नल प्रोसेस। ये क्या करती है? ये हवा, पानी, बर्फ के जरिए इन ऊंची नीची जगहों को लगातार काटती छांटती है, समतल करने की कोशिश करती है। अब ये जो बाहरी प्रक्रिया है ना, इसके दो मुख्य एक्शन हैं। और ये दो शब्द, अपर्दन और निक्षेपण, एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी हैं। अपर्दन यानी इरोजन का मतलब है जमीन की ऊपरी सतह का कटना या घिसना, जैसे नदी बहते हुए चट्टानों को काट देती है। और निक्षेपण यानी डिपोजिशन का मतलब है कि उस कटी हुई मिट्टी पत्थर का कहीं और जाकर जमा हो जाना। इसी से नई जमीन बनती है। एक तोड़ता है, दूसरा बनाता है। तो अब जब हम ये बेसिक प्रोसेसेस समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इनसे कौन कौन से बड़े लैंडफॉर्म्स बनते हैं। और शुरुआत करते हैं सबसे विशाल और शानदार लैंडफॉर्म से, यानी कि पर्वत। अगर हम इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो 600 मीटर से ज्यादा ऊंचा कोई भी प्राकृतिक स्ट्रक्चर जिसका बेस चौड़ा और चोटी छोटी हो, उसे पर्वत कहते हैं। अच्छा, एक बात और, सारे पहाड़ एक ही तरीके से नहीं बनते। इनको बनाने के प्रोसेस के आधार पर हम इन्हें 3 मेन टाइप्स में बांट सकते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत।
एग्जाम में अक्सर इनके उदाहरण और बनने का तरीका पूछा जाता है, तो आइए एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं फोल्ड माउंटेन्स, यानी वलित पर्वत। आप ऐसा सोचिए कि एक कागज को दोनों तरफ से दबाया जा रहा है, तो वो बीच से मुड़ के ऊपर उठ जाएगा, है ना? बिल्कुल इसी तरह जब धरती की बड़ी बड़ी प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो उनके दबने से इन विशाल पहाड़ों का निर्माण होता है। हमारे जो हिमालय पर्वत हैं, वो यंग फोल्ड माउंटेन्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। दूसरे टाइप के हैं ब्लॉक माउंटेन्स। ये तब बनते हैं जब जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट जाता है और वर्टिकली यानी ऊपर या नीचे खिसक जाता है। जो हिस्सा ऊपर उठ जाता है उसे हॉर्स्ट कहते हैं, और जो हिस्सा नीचे धंस जाता है उसे ग्रैबेन कहते हैं। यूरोप की राइन घाटी इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। और तीसरे हैं वोल्केनिक माउंटेन्स, यानी ज्वालामुखी पर्वत। इनका नाम ही सब कुछ बता देता है। ये सीधे सीधे ज्वालामुखी से बनते हैं। जब लावा, राख और पत्थर एक ही जगह पर लेयर बाय लेयर जमा होते जाते हैं, तो ये एक पहाड़ का रूप ले लेते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का माउंट फ्यूजियामा इसके बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण हैं। पहाड़ों की चोटियों से उतरकर अब हम बात करते हैं एक ऐसे लैंडफॉर्म की जो ऊंचा तो है, लेकिन ऊपर से नुकीला नहीं, बल्कि एक मेज की तरह, टेबल की तरह फ्लैट होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पठार या टेबल लाइन्स की। तो पठार की सबसे बड़ी पहचान क्या हुई? ऊंचाई के साथ साथ एक सपाट, फ्लैट टॉप। यही वो खासियत है जो इसे एक पहाड़ से बिल्कुल अलग बनाती है। और ये पठार साइज में बहुत बड़े हो सकते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। इसको दुनिया की छत भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर के बीच है। मतलब ये कई पहाड़ों से भी ऊंचा है। लेकिन पठार सिर्फ ऊंची जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये खनिजों का खजाना होते हैं। भारत का छोटा नागपुर पठार देखिए, लोहा, कोयला, मैंगनीज सब कुछ वहां मिलता है। इसीलिए दुनिया के ज्यादातर माइनिंग एरियाज आपको पठारी इलाकों में ही मिलेंगे। अच्छा, पहाड़ों की ऊंचाइयों और चट्टानों की चट्टानों से उतरकर अब हम आते हैं मैदानों में। ये जमीन के वो बड़े हिस्से हैं जो काफी समतल होते हैं और आमतौर पर समुद्र तल से 200 मीटर से ज्यादा ऊंचे नहीं होते। ज्यादातर मैदान कैसे बनते हैं? ये नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी, जिसे सिल्ट या गाद कहते हैं, उसके जमा होने से बनते हैं। और यही वजह है कि मैदान खेती के लिए सबसे अच्छी जगह होते हैं, और जहां खेती है वहीं तो इंसान बसेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे अपने देश में है गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान। ये इतने विशाल और उपजाऊ हैं कि ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक हैं। तो हमने पहाड़, पठार और मैदान तीनों को अलग अलग समझ लिया, लेकिन मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जरूरी सवाल यह है कि तो क्या इन लैंडफॉर्म्स का हमारी यानी इंसानों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए इस कनेक्शन को समझते हैं। आप इन दोनों तस्वीरों में फर्क साफ देख सकते हैं। एक तरफ पहाड़ों पर जीवन मुश्किल होता है, मौसम कठोर होता है, इसलिए आबादी भी कम होती है। वहीं दूसरी तरफ मैदानों में उपजाऊ जमीन है, समतल जगह है, तो वहां खेती करना, घर बनाना, सड़कें और रेलवे लाइन बिछाना सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। और ये टेबल ये आपके रिवीजन के लिए एक परफेक्ट टूल है। एक ही नज़र में आप तीनों लैंडफॉर्म्स की मेन फीचर, पॉपुलेशन डेंसिटी और उनके प्राइमरी यूज को कंपेयर कर सकते हैं। एग्जाम से पहले एक बार इसे जरूर देख लीजिएगा। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल जो आपके एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट करेगा, जैसा मेंस एग्जाम में होता है। अगर हम खेती, ट्रांसपोर्ट और रहने की जगह इन तीनों चीजों को देखें, तो इंसानी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी लैंडफॉर्म कौन सा है और क्यों? इस पर जरूर सोचिएगा। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल कि हमारी पृथ्वी की जो सतह है वो एकदम फ्लैट, एकदम समतल क्यों नहीं है? कहीं पर आसमान छूते पहाड़ हैं तो कहीं मीलों तक फैले हुए मैदान। असल में इसकी वजह यह है कि पृथ्वी की सतह अनगिनत लैंडफॉर्म्स यानी स्थलरूपों से बनी है, और हर एक के बनने के पीछे ना एक बहुत ही मजबूत प्रक्रिया काम करती है। देखिए, इन स्थलरूपों को बनाने के पीछे ना दो मेन प्रोसेस काम करते हैं। पहला है आंतरिक प्रक्रिया, जो धरती के अंदर से होती है। ये जमीन को कहीं ऊपर उठा देती है तो कहीं नीचे धंसा देती है। और दूसरी है बाह्य प्रक्रिया, जो सतह के ऊपर काम करती है, मतलब लगातार जमीन को घिसना और फिर से उसे बनाना, उसे एक नया रूप देना। अब ये जो बाह्य प्रक्रिया है, इसके दो मेन हिस्से हैं। एक है अपर्दन, दूसरा निक्षेपण। अपर्दन का सीधा सा मतलब है जमीन की सतह का कटना या घिस जाना। और निक्षेपण में क्या होता है? जो भी मलबा बहकर आया है
वो कहीं पर जमा हो जाता है। बहता हुआ पानी, हवा, बर्फ, ये सब इस काम को करते रहते हैं। और सच पूछिए तो यही वो प्रक्रियाएं हैं जो लगातार हमारी पृथ्वी का नक्शा बदलती रहती हैं। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी के सबसे शानदार स्थलरूप की, पर्वत। ये जो विशाल स्ट्रक्चर्स है ना, ये हमारी पृथ्वी की सबसे असरदार विशेषताओं में से एक हैं। तो सवाल ये है कि पर्वत आखिर है क्या? देखिए, ज्योग्राफी की भाषा में पर्वत पृथ्वी की सतह का कोई भी एक नेचुरल उभार है। आमतौर पर 600 मीटर से ज्यादा ऊंची और खड़ी ढलान वाली जगह को पर्वत कहा जाता है। इसकी पहचान ये है कि इसका शिखर छोटा होता है और आधार काफी चौड़ा। हाँ, एक बात और, ये परिभाषा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। पर्वतों को हम मेनली 3 तरह से बांट सकते हैं। पहले हैं वलित पर्वत, यानी कि फोल्ड माउंटेन्स। जरा स्लाइड पर दिए गए डायग्राम को देखिए। जब पृथ्वी की 2 प्लेट्स आपस में टकराती है ना, तो सतह में लहरों की तरह मोड़ पड़ जाते हैं। बस ऐसे ही ये पर्वत बनते हैं। हमारे हिमालय और यूरोप के आल्प्स युवा वलित पर्वत के बेहतरीन उदाहरण हैं, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ और चोटियां एकदम नुकीली होती हैं। दूसरे टाइप के हैं भ्रंशोथ पर्वत या ब्लॉक माउंटेन्स। इनका बनना भी बड़ा दिलचस्प है। ये तब बनते हैं जब जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा या तो टूटकर ऊपर उठ जाता है या फिर नीचे धंस जाता है। अब यहाँ पे 2 शब्द हैं, इन्हें ध्यान से सुनिएगा। जो हिस्सा ऊपर उठ जाता है उसे हॉर्स्ट कहते हैं, और जो नीचे धंसकर घाटी जैसा बन जाता है उसे ग्राबिन। ये दोनों शब्द एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। यूरोप की राइन घाटी इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। और तीसरे हैं ज्वालामुखी पर्वत। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये ज्वालामुखी फटने से बनते हैं। जब लावा और राख सतह पर एक के ऊपर एक जमा होते जाते हैं तो यह एक पर्वत की शक्ल ले लेते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का माउंट फुजियामा इसके कुछ बहुत ही फेमस उदाहरण हैं। तो भाई, ये पर्वत हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये पानी के बहुत बड़े भंडार हैं। बहुत सारी नदियां यहीं के ग्लेशियर से निकलती हैं। इसके अलावा यहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलते हैं। और हाँ, टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए तो ये बेस्ट जगह है ही। चलिए, पर्वतों की ऊंचाइयों से थोड़ा नीचे उतरते हैं और अब चलते हैं पठारों की तरफ। इन्हें टेबल लैंड भी कहा जाता है, यानी ऊंची लेकिन सपाट जमीन। पठार असल में एक उठी हुई और सपाट भूमि होती है। मतलब ये अपने आसपास की जगह से ऊंची तो होती है, लेकिन इसका ऊपरी हिस्सा किसी मेज की तरह बिल्कुल फ्लैट होता है। इनकी ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। दुनिया के कुछ मशहूर पठारों पर नजर डालते हैं। अपने भारत का दक्कन पठार, ये दुनिया के सबसे पुराने पठारों में से एक है। ये एक बहुत जरूरी फैक्ट है। वहीं तिब्बत का पठार, जिसे दुनिया की छत भी कहते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से करीब 4000 से 6000 मीटर तक है। पठारों की सबसे बड़ी आर्थिक खासियत पता है क्या है? वो ये कि इनमें खनिज भरे पड़े हैं। दुनिया के ज्यादातर माइनिंग एरिया पठारी इलाकों में ही हैं। जैसे अफ्रीका का पठार सोने और हीरों के लिए मशहूर है, तो वहीं भारत में छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला और मैंगनीज का एक बहुत बड़ा खजाना है। और अब बात करते हैं उस स्थल रूप की जिसे मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है, यानी कि मैदान। दुनिया की ज्यादातर आबादी इन्हीं मैदानों में बसती है। मैदान, जैसा कि हम सब जानते हैं, समतल भूमि के बहुत बड़े बड़े इलाके होते हैं। इनका बनना मुख्य रूप से नदियों की देन है। नदियां जब पहाड़ों से नीचे आती हैं तो अपने साथ ढेर सारी गाद और मलबा ले आती हैं और उसे घाटियों में जमा करती जाती हैं। इसी से उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी वाले मैदान तैयार होते हैं। यहाँ एक और जरूरी बात याद रखने वाली है। मैदानों की ऊंचाई आमतौर पर समुद्र तल से 200 मीटर से ज्यादा नहीं होती। यही इनकी एक खास पहचान भी है। तो सवाल यह है कि मैदानों में इतनी घनी आबादी क्यों रहती है? इसके 3 सीधे साधे कारण हैं। 1, यहाँ की जमीन खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है। 2, जमीन समतल होने से सड़कें, रेल लाइनें और इंडस्ट्री बनाना आसान होता है। और 3, यहाँ रहना ज्यादा आसान है। अपने भारत का विशाल गंगा का मैदान इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है। तो चलिए, आखिर में इन सभी स्थल रूपों को इंसानी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि अलग अलग स्थलों रूपों पर जिंदगी कितनी अलग होती है। एक तरफ पहाड़ी इलाकों में जिंदगी मुश्किल होती है, इसीलिए वहाँ आबादी कम होती है। वहीं दूसरी तरफ मैदानों में जिंदगी आसान है, जमीन उपजाऊ है, इसलिए वहाँ बहुत घनी आबादी मिलती है।
ये तस्वीरें इस फर्क को और भी अच्छे से दिखाती हैं। एक तरफ देखिए पहाड़ों में मुश्किल से बनाया गया एक रस्सी का पुल और दूसरी तरफ मैदानों में लहलहाती फसलें। ये सिर्फ दो नज़ारे नहीं बल्कि ये जिंदगी जीने के दो अलग अलग तरीके हैं जिन्हें तय कौन करता है? हमारे स्थल रूप। हम अपनी ज़रूरतों के लिए इन सभी स्थल रूपों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन कई बार हम उन्हें प्रदूषित भी कर देते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल समझदारी से करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पृथ्वी को एक बेहतर जगह बना के छोड़ें। जरा सोचिए कि जिस स्थल रूप पर रहते हैं, चाहे वो पहाड़ हो, पठार हो या मैदान, उसने आपकी जिंदगी, आपके खान पान और आपके कल्चर को किस तरह से प्रभावित किया है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, एक ऐसे देश के सफर पर जो सिर्फ एक नक्शा नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया है। जी हां, आज हम बात करेंगे हमारे देश भारत की, इसकी विशालता और इसकी अद्भुत भौगोलिक बनावट की। जरा भारत के इस नक्शे को देखिए, क्या दिखता है? सिर्फ सरहदें नहीं, इसमें कहीं बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो कहीं मीलों तक फैला समुद्र तट, कहीं तपता हुआ रेगिस्तान है, तो कहीं हरे भरे मैदान। सच में एक ही देश के कितने अनगिनत रूप हैं, और यही विविधता ही तो भारत की असली पहचान है। अब सवाल उठता है कि ये देश आखिर कितना बड़ा है। तो ये नंबर देखिए, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। सुनने में शायद सिर्फ एक आंकड़ा लगे, पर जरा सोचिए, ये वाकई में बहुत बहुत विशाल है। और अगर इस विशालता को और बेहतर तरीके से समझना हो तो चलिए इसे ऐसे देखते हैं। अगर हम उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाएं, तो हमें लगभग 3200 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। वहीं पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक देश की चौड़ाई करीब करीब 2900 किलोमीटर है। तो ठीक है, इतना विशाल है हमारा देश। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया के नक्शे पर यह है कहाँ और इसके अड़ोस पड़ोस में कौन है। चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत यहीं से करते हैं। अगर हम जमीन से देखें तो भारत की सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं। ये देश हैं पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। और ग्लोब पर अगर देखें तो हमारा देश नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि कर्क रेखा, जो एक बहुत ही जरूरी अक्षांश रेखा है, वो देश के लगभग बीचों बीच से गुजरती है और इसी की वजह से भारत के मौसम में इतनी विविधता देखने को मिलती है। चलिए अब जरा देश के अंदर चलते हैं और शुरू करते हैं एकदम ऊपर से, भारत के सिर के ताज यानी कि शानदार हिमालय से। हिमालय, इस नाम का मतलब ही है बर्फ का घर। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक प्रहरी की तरह, एक दीवार की तरह देश की उत्तरी सीमा पर खड़े हैं, जो हमें बाकी एशिया से अलग करते हैं और मॉनसून की हवाओं को रोककर बारिश लाने में भी मदद करते हैं। अब हिमालय का मतलब कोई एक पहाड़ नहीं है। सोचिए ये 3 समानांतर मतलब पैरेलल श्रृंखलाएं हैं। सबसे उत्तर में है वृहद हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। यहीं पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं। उसके ठीक दक्षिण में है मध्य हिमालय या हिमाचल, जहां हमारे ज्यादातर मशहूर हिल स्टेशन बसे हुए हैं। और सबसे दक्षिण में है शिवालिक रेंज। तो जैसे ही हम इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतरते हैं, हम पहुंचते हैं भारत के विशाल उत्तरी मैदानों में। ये वो इलाका है जो दूर दूर तक समतल और बेहद उपजाऊ है। पर एक सवाल मन में आता है, आखिर यही इलाका दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से क्यों है? क्या वजह हो सकती है? इसका सीधा सा जवाब छिपा है नदियों में। जी हां, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी महान नदियां पहाड़ों से अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं, उसी से मैदान बने हैं। जमीन सपाट है, खेती के लिए बेहतरीन है और इसीलिए ये इलाका भारत का अन्न का कटोरा भी कहलाता है और सदियों से सभ्यताओं का केंद्र रहा है। और हाँ, इन नदियों से जुड़ा एक और गजब का फैक्ट, यही गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जब बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली होती हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं और इसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। कमाल है ना? तो मैदानों की कहानी के बाद अब वक्त है दक्षिण की ओर बढ़ने का और भारत के प्राचीन पठारी हिस्से और पश्चिम के विशाल मरुस्थल को देखने का। दक्षिणी भारत का जो हिस्सा है वो एक त्रिभुज की तरह दिखता है। इसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। अच्छा, प्रायद्वीप शब्द का मतलब बहुत आसान है, जमीन का वो टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो।
और पता है, ये भारत का सबसे पुराना भूभाग है। इसी पठारी इलाके में एक और हैरान करने वाली चीज है, वो है अरावली रेंज। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ, ये हिमालय से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। अब इस पठार के दोनों तरफ जैसे दो बाउंड्री हों, दो घाट हैं। पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री भी कहते हैं, वो एक सीधी बिना टूटी दीवार की तरह खड़ा है। लेकिन पूर्वी घाट वो थोड़ा टूटा फूटा और असमतल है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बड़ी नदियां इसे काटकर बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। तो घाटों से होते हुए अब हम पहुंचते हैं बिल्कुल किनारों पर, यानी भारत के तटीय मैदानों पर, और साथ ही जानेंगे समुद्र में बसे हमारे द्वीप समूहों के बारे में। जब हम लक्षद्वीप की बात करते हैं तो एक शब्द बार बार आता है, प्रवाल द्वीप या कोरल आइलैंड। तो ये प्रवाल द्वीप आखिर होता क्या है और इसे ऐसा क्यों कहते हैं? इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। ये द्वीप असल में छोटे छोटे समुद्री जीवों के कंकालों से बने हैं, जिन्हें पॉलिप्स कहते हैं। जब ये जीव मरते हैं तो इनके कंकाल एक के ऊपर एक जमा होते जाते हैं और लाखों सालों में ये खूबसूरत द्वीप बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर भारत के पास दो मुख्य द्वीप समूह हैं। एक तो अरब सागर में लक्षद्वीप, जो प्रवाल द्वीप हैं, और दूसरा है बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं, जो असल में समुद्र के नीचे डूबे हुए एक पर्वत का ही ऊपरी हिस्सा है। तो देखा आपने, हमने बर्फीले पहाड़ों से सफर शुरू किया, फिर मैदानों में आए, पठार देखे, रेगिस्तान की बात की और आखिर में द्वीपों तक पहुंचे। अब इन सब अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर भारत की पूरी तस्वीर को समझते हैं। यही तो भारत का सार है। इतनी भौगोलिक विविधता, इतनी अलग अलग भाषाएं, इतने अलग अलग रीति रिवाज, पर इन सब के बावजूद एक गहरा जुड़ाव है, एक एकता है जो हमें एक राष्ट्र के रूप में बांधती है, और ये एकता हमारी परंपराओं में साफ झलकती है। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, जिस तरह इस भूगोल ने हमारे हजारों साल के इतिहास को गढ़ा है, ये हमारे आने वाले कल को, हमारे भविष्य को कैसे आकार देगा? शायद इस विविधता में छिपी ताकत ही भारत के भविष्य का रास्ता तय करेगी। बस अगले 5 मिनट ध्यान से सुनिए। हम आपको परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सबसे जरूरी फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। तो चलिए बिल्कुल भी देर नहीं करते और शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत से जुड़े कुछ बेसिक मगर बेहद जरूरी आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। तो भारत का कुल क्षेत्रफल ये है करीब 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इस आंकड़े को याद रखिएगा, क्योंकि ये हमें दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। कई परीक्षाओं में ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। अच्छा, अगर भारत के विस्तार की बात करें तो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये लंबाई है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। मतलब हमारा देश लंबा थोड़ा ज्यादा है और चौड़ा थोड़ा कम। और प्रशासनिक तौर पे भारत कैसे बटा है? तो आज की तारीख में देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये संख्या 2019 में बदली थी, तो इस अपडेटेड जानकारी को याद रखना बहुत जरूरी है। आपने अक्सर सुना होगा कि भारत एक प्रायद्वीप है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। चलिए अब देश के उत्तरी हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ मौजूद है भारत की सबसे शानदार भौगोलिक पहचान, हमारा प्रहरी यानी महान हिमालय पर्वत। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि हिमालय भूवैज्ञानिक रूप से बहुत युवा पर्वत हैं। सोचिए, जहां आज दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, वहां कभी एक प्राचीन समुद्र हुआ करता था जिसका नाम था टेथीज सागर। भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स के टकराने से ये जमीन ऊपर उठी और हिमालय का निर्माण हुआ। वैसे हिमालय कोई एक अकेली पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये एक दूसरे के समानांतर फैली 3 मेन रेंजेस का एक ग्रुप है। अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो सबसे पहले आता है वृहद हिमालय, जिसे हिमाद्री कहते हैं। फिर आता है मध्य हिमालय यानी हिमाचल, और सबसे आखिर में दक्षिण की तरफ है शिवालिक। इन तीनों में हिमाद्री रेंज सबसे खास है। ये न सिर्फ हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला है, बल्कि ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, और इसी बर्फ से गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे बड़े बड़े ग्लेशियर बनते हैं, जहां से हमारी पवित्र नदियां गंगा और यमुना निकलती हैं। अच्छा, हिमालय से थोड़ा और दक्षिण में उतरे तो हमें मिलते हैं भारत के विशाल उत्तरी मैदान और प्राचीन दक्कन का पठार।
ये दोनों ही इलाके भारत की आबादी और अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। कभी सोचा है कि भारत की ज्यादातर आबादी उत्तरी मैदानों में ही क्यों बसती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिविल सेवा परीक्षाओं के मेंस और इंटरव्यू में भी अक्सर सामने आता है। तो इसका जवाब छिपा है उस उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी में, जिसे गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां पहाड़ों से अपने साथ बहाकर लाती हैं। ये मिट्टी खेती के लिए इतनी बेहतरीन है कि ये करोड़ों लोगों का पेट भर सकती है। बस इसीलिए यहाँ इतनी घनी आबादी है। अब अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो पश्चिमी और पूर्वी घाट के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री भी कहते हैं, एक लगातार चलने वाली ऊंची पर्वत श्रृंखला है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी घाट टूटे फूटे हैं और उनकी ऊंचाई भी कम है। चलिए अब भारत की लंबी और खूबसूरत तटरेखा और इसके दो प्रमुख द्वीप समूहों की ओर चलते हैं। तो भारत के पास दो मुख्य द्वीप समूह हैं। एक तरफ तो अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह है और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अच्छा, लक्षद्वीप को क्या चीज अनोखा बनाती है? दरअसल ये एक प्रवाल यानी कोरल आइलैंड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉलिप्स नाम के बहुत छोटे छोटे समुद्री जीवों के कंकालों के जमा होने से बना है ना ये कमाल की बात। और अब आखिर में आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, भारत के पड़ोसी देश और हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। भारत कुल 7 देशों के साथ अपनी जमीनी सीमा साझा करता है। इसमें जो सबसे लंबी सीमा है वो है बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। ये दोनों ही फैक्ट्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पर इन 7 देशों को सीमा की लंबाई के घटते क्रम में याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो चलिए इसके लिए एक बहुत ही मजेदार और आसान मेमोरी ट्रिक देखते हैं, और वो है बचपन में MBA किया। ये एक छोटा सा वाक्य आपको सारे 7 देश लाइन से याद करा देगा। देखिए, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, फिर M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान। अब परीक्षा में कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। तो आज हमने भारत के भूगोल से जुड़े कई जरूरी तथ्यों को बहुत तेजी से समझा, लेकिन एक बात याद रखिए, भूगोल सिर्फ आंकड़ों और नक्शों का विषय नहीं है। यह असल में हमारे देश की संस्कृति, इसकी विविधता और इसकी आत्मा को समझने का एक जरिया है। कभी सोचा है कि भारत के एक कोने में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है तो दूसरा कोना तपता हुआ रेगिस्तान है? ये सब असल में जलवायु का ही तो खेल है, और आज हम इसी खेल के नियमों को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी, ये तीनों एक दूसरे से जुड़कर भारत की एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। देखिए, कॉम्पैरेटिव एग्जाम्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तीनों कड़ियां आपस में जुड़ी कैसे हैं। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसकी नींव को समझेंगे, यानी भारत की जलवायु को। फिर देखेंगे कि इस जलवायु से किस किस तरह की वनस्पति पैदा होती है। इसके बाद हम इन जंगलों में रहने वाले वन्य प्राणियों से मिलेंगे, और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि ये सब हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए परत दर परत इस विषय को खोलते हैं। सबसे पहले उस शक्ति को समझते हैं जो भारत के पूरे प्राकृतिक सिस्टम को चलाती है, और वो है यहाँ की जलवायु। अच्छा, एक बहुत ही बेसिक सा लेकिन जरूरी सवाल, मौसम और जलवायु में आखिर फर्क क्या है? देखिए, आज बाहर धूप है या बारिश, यह है मौसम, दिन प्रतिदिन का बदलाव। लेकिन जब हम कहते हैं कि भारत में ज्यादातर मानसून में बारिश होती है, तो ये कई सालों का औसत है, और यही है जलवायु। ये छोटा सा फर्क है ना, कॉम्पैरेटिव एग्जाम्स में अक्सर यहीं से सवाल उठा लिया जाता है। भारत की जलवायु को हम क्या कहते हैं? मानसूनी जलवायु। मानसून शब्द अरबी के मौसम से आया है, जिसका मतलब होता है ऋतुएं। पर यह सिर्फ हवाओं का दिशा बदलना नहीं है, ये तो भारत की धड़कन है। यही मानसून तय करता है कि खेती कैसी होगी, नदियों में पानी कितना रहेगा और हमें चिलचिलाती गर्मी से राहत कब मिलेगी। तो भारत में मौसमों का एक पूरा चक्र चलता है। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा और खुशनुमा मौसम, फिर मार्च से मई तक गर्मियों की तपती लू, इसके बाद जून से सितंबर तक मानसून की राहत भरी बारिश, और आखिर में अक्टूबर नवंबर में मानसून के लौटने का शांत और सुहावना मौसम, जिसे शरद ऋतु कहते हैं। ये पूरा चक्र भारत के जीवन की लय है, इसे याद रखना बेहद जरूरी है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि भारत में बारिश और मौसम का पैटर्न क्या है, तो चलिए देखते हैं कि इसका जमीन पर क्या असर होता है। इसका नतीजा है हमारी जमीन पर फैली हरियाली की वो चादर जो जगह जगह अपना रंग और रूप बदलती है।
भारत की जलवायु में इतनी विविधता है कि यहाँ एक दो नहीं बल्कि मोटे तौर पर 5 अलग-अलग तरह के जंगल पाए जाते हैं। तो चलिए एक-एक करके इन सभी की सैर करते हैं, घने सदाबहार वनों से लेकर सूखी कटीली झाड़ियों तक। जरा इन जंगलों की कल्पना कीजिए, इतने घने कि सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने के लिए रास्ता ढूंढती हैं। कमाल की बात यह है कि यहाँ के पेड़ एक साथ अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराते। मतलब ये जंगल साल के 365 दिन 24 घंटे हरे भरे रहते हैं। इसीलिए तो इन्हें सदाबहार कहते हैं। एक सीधा सा नियम याद रखिए, जहां बारिश सबसे ज्यादा वहीं मिलेंगे ये सदाबहार वन, जैसे कि अंडमान निकोबार, उत्तर पूर्वी राज्य और पश्चिमी घाट। महोगनी, एबनी और रोजवुड जैसी कीमती लकड़ियां इन्हीं जंगलों से मिलती हैं। अब आते हैं भारत के सबसे आम जंगलों पर, यानी पतझड़ वन, जिन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये सदाबहार वनों जितने घने तो नहीं होते, लेकिन भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में यही जंगल फैले हुए हैं। हमारे घरों का ज्यादातर फर्नीचर, दरवाजे, ये सब इन्हीं जंगलों की देन है। साल, सागौन, शीशम जैसे मजबूत पेड़ यही मिलते हैं। ये जंगल पानी बचाने के लिए साल में एक बार सूखे मौसम में अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं। इसी वजह से इन्हें पतझड़ वन कहते हैं। अब चलिए मिलते हैं असली सर्वाइवर्स से। ये हैं कटीली झाड़ियां। ये हमें सिखाती हैं कि कम से कम में कैसे जिंदा रहा जाता है। इनके कांटे, इनकी मोटी छाल, सब कुछ सिर्फ एक मकसद के लिए बना है, पानी बचाना। ये प्रकृति की एक बेहतरीन इंजीनियरिंग है। देखिए, चौड़ी पत्तियों से पानी ज्यादा उड़ता है, तो इन पौधों ने अपनी पत्तियों को ही कांटों में बदल लिया ताकि पानी की एक एक बूंद को सहेजा जा सके। ये आपको राजस्थान, गुजरात जैसे सूखे इलाकों में मिलेंगे। अब रुख करते हैं पहाड़ों का। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, पेड़ भी अपना आकार बदलने लगते हैं। ये पेड़ कोन या शंकु के आकार के क्यों हो जाते हैं? ताकि जब बर्फ गिरे तो वो इन पर टिके नहीं, फिसलकर नीचे आ जाए। देखिए, प्रकृति का अद्भुत एडेप्टेशन। पहाड़ों पर चढ़ना ऐसा है जैसे आप कुछ ही घंटों में मैदानी इलाकों से निकलकर किसी ठंडे देश में पहुंच गए हों। हर ऊंचाई पर आपको अलग तरह के पेड़ पौधे मिलेंगे। चीड़, पाइन और देवदार जैसे शानदार पेड़ इन्हीं पहाड़ी जंगलों की शान हैं। और अब भारत के सबसे अनोखे जंगल मैंग्रोव। ये सिर्फ अनोखे नहीं हैं, ये हमारे तटों के सैनिक हैं। इनकी उलझी हुई जड़ें सुनामी और तूफानों की घातक लहरों की रफ्तार को कम कर देती हैं। ये सचमुच प्रकृति की बनाई हुई एक सुरक्षा दीवार हैं। आपको पता है, दुनिया का जो सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है, सुंदरबन, उसका नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी पेड़ों की वजह से पड़ा है। और हाँ, यही जंगल रॉयल बंगाल टाइगर का भी घर है, जो खारे पानी में तैरने में माहिर है। ये बात इसे और भी खास बना देती है। तो ठीक है, हमने अलग अलग तरह के घर बना लिए। अब देखते हैं कि इन घरों में रहता कौन है, क्योंकि हर जंगल की अपनी एक अलग कहानी है और उस कहानी के असली किरदार हैं वहां के वन्य प्राणी। चलिए अब इनसे मिलते हैं। ये तस्वीर पूरे साइकिल को एक साथ दिखाती है। जलवायु से वनस्पति बनती है और वनस्पति से वन्य जीवन पलता है। ये एक ऐसा अटूट रिश्ता है जिसे समझना और संभालना दोनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। अब बात करते हैं कुछ खास निवासियों की। देखिए, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ तो देश के कई हिस्सों में मिल जाता है, लेकिन एक शेर ऐसा है जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह मिलता है। वो है एशियाई शेर, गुजरात के गिर फॉरेस्ट में। ये एक ऐसा फैक्ट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह असम के जंगल एक सींग वाले गैंडों के लिए मशहूर हैं, और अगर जंगली गधों को देखना हो तो जाना होगा कच्छ के रण में। अच्छा, अब तक हमने जो कुछ भी देखा और समझा, उसका असली मतलब क्या है? ये जंगल, ये जानवर, ये मौसम, ये सब हमारे लिए जरूरी क्यों हैं? चलिए अब इस सबसे अहम सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये एक सुपरमार्केट है, एक दवाई की दुकान है और एक ऑक्सीजन की फैक्ट्री है। सब कुछ एक साथ। ये सचमुच हमारी जीवन रेखा है, जिसके बिना ना हम जी सकते हैं, ना ही कोई और जीव। तो अगली बार जब हम किसी जंगल को देखें तो ये सोचें कि वो हमें क्या क्या दे रहा है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, पीने के लिए साफ पानी, बीमारियों के लिए जड़ी बूटियां और हमारी जमीन को बाढ़ और कटाव से बचाने का एक सुरक्षा कवच। इनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो अंत में ये सवाल सिर्फ नीति निर्माताओं के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। एक भावी सिविल सेवक के तौर पर या फिर एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर इन जीवन रेखाओं को बचाने के लिए
हम क्या कर सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि इन जंगलों का भविष्य हमारे भविष्य से सीधे सीधे जुड़ा है। चलिए आज यूपीएससी के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, भारत की जलवायु। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल आते ही आते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? देखिए, हम इस पूरे टॉपिक को 5 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि मौसम और जलवायु में आखिर फर्क क्या है, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इसके कृषि पर होने वाले असर तक जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आखिर ये मौसम और जलवायु एक ही चीज है या अलग-अलग? इस कंफ्यूजन को आज हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। इसको याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, मौसम जो है वो किसी इंसान के आज के मूड की तरह है कि आज वो खुश है या उदास। वहीं जलवायु उस इंसान के पूरे व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी की तरह है, जो सालों के बर्ताव से पता चलती है। परीक्षा के समय ये एनालॉजी बहुत काम आएगी। तो बात एकदम साफ है ना? सारा खेल टाइम का है। एक तरफ मौसम है जो हर दिन हर घंटे बदल सकता है, और दूसरी तरफ है जलवायु जो कि कम से कम 30-35 साल के मौसम का एक एवरेज है, एक लॉन्ग टर्म पैटर्न। अच्छा, जब ये बेसिक बात समझ आ गई तो अब हम उन बड़े फैक्टर्स को देखते हैं जो भारत की जलवायु को कंट्रोल करते हैं, मतलब इसे इसका खास मानसूनी कैरेक्टर देते हैं। तो वो कौन सी चीजें हैं जो भारत की जलवायु तय करती हैं? देखिए, ये 6 मुख्य फैक्टर्स हैं जो लोकेशन और रिलीफ यानी कि जमीन की बनावट से जुड़े हैं। हर एक का अपना एक अलग और बहुत जरूरी रोल है। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले है अक्षांश यानी लैटिट्यूड। कर्क रेखा जो देश के लगभग बीच से गुजरती है, वो मानो भारत को 2 क्लाइमेट जोन में बांट देती है। इसके नीचे का हिस्सा ट्रॉपिकल है और ऊपर का सब ट्रॉपिकल, और इसी वजह से उत्तर और दक्षिण के तापमान में इतना बड़ा अंतर देखने को मिलता है। अच्छा, अब हिमालय के रोल की बात करें तो वो तो डबल है, मतलब कमाल का है। सोचिए, एक तरफ तो ये एक दीवार की तरह खड़ा है जो हमें साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवाओं से बचाता है, और दूसरी तरफ जब मॉनसून की हवाएं आती हैं तो उन्हें रोककर हमारे ही देश में जबरदस्त बारिश करवाता है। तो ये जो डबल रोल है ना, एग्जाम के लिहाज से ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आता है समुद्र से दूरी का फैक्टर। जो इलाके समुद्र के पास हैं, वहाँ मौसम ज्यादातर सुहावना रहता है, लेकिन जो इलाके अंदर हैं, जैसे दिल्ली या नागपुर, वहाँ महाद्वीपीयता या कॉन्टिनेंटैलिटी का असर दिखता है, मतलब गर्मियाँ बहुत ज्यादा गर्म और सर्दियाँ बहुत ज्यादा ठंडी। अब आते हैं इस पूरे अध्याय के सबसे जरूरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मॉनसून का मैकेनिज्म। ये आखिर काम कैसे करता है? ये भारत की लाइफलाइन क्यों है? चलिए जानते हैं। पता है मानसून शब्द कहाँ से आया? ये अरबी शब्द मौसम से बना है, जिसका मतलब होता है ऋतु या सीजन। असल में ये नाम उन पुराने अरब नाविकों ने दिया था जो सदियों पहले इन हवाओं के सहारे व्यापार करने आते थे। तो मानसून का मतलब ही है हवाओं का मौसमी उलटफेर। तो सवाल ये है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, साइंस का एक सीधा सा नियम है, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही जाएगी। बिल्कुल सिंपल। गर्मी में हमारी जमीन गर्म होकर लो प्रेशर जोन बन जाती है, और समुद्र ठंडा होने के कारण हाई प्रेशर, तो हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है। लेकिन मजा तब आता है जब ये हवाएं भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर को पार करती हैं। जैसे ही ये इक्वेटर क्रॉस करती हैं, हमारी पृथ्वी के घूमने की वजह से ये सीधी नहीं जा पाती, ये अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं और बन जाती हैं साउथ वेस्ट मानसून। और इसी जादू को हम भूगोल में कहते हैं कोरियोलिस फोर्स या कोरियोलिस इफेक्ट। मॉनसून का आना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसका लौटना। अक्टूबर-नवंबर तक जमीन ठंडी होने लगती है और प्रेशर सिस्टम उलट जाता है, हवाएं वापस जाने लगती हैं, आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है, लेकिन उमस और गर्मी बढ़ जाती है। इसी को अक्टूबर हीट कहते हैं। और हाँ, यही लौटता हुआ मॉनसून दक्षिण पूर्वी तट, खासकर तमिलनाडु में बारिश करता है। तो पूरे भारत की जलवायु को हम मानसूनी तो कह देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर जगह एक जैसा मौसम रहता है। असल में भारत में जबरदस्त रीजनल वेरिएशन यानी कि क्षेत्रीय विविधता देखने को मिलती है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। एक ही दिन राजस्थान के चूरू में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, और उसी दिन अरुणाचल के तवांग में वो सिर्फ 19 डिग्री होता है।
और बारिश का हाल देखिए, एक तरफ मेघालय का मौसिनराम है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और दूसरी तरफ राजस्थान का जैसलमेर है जहां साल भर में 9 सेंटीमीटर बारिश भी नहीं होती। ये है भारत की जलवायु की चरम सीमाएं। अब ये जो क्लाइमेट में इतना फर्क है, इसका सीधा सीधा असर पड़ता है वहां उगने वाली वनस्पति यानी वेजिटेशन पर, और उससे भी ज्यादा वहां की खेती-बाड़ी यानी एग्रीकल्चर पर। असल में यही मानसून का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए कैसे सिर्फ एक फैक्टर यानी बारिश की मात्रा ये तय कर देता है कि किसी जगह के जंगल कैसे होंगे। जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है वहाँ सदाबहार घने जंगल मिलते हैं, और जहाँ उससे कम होती है वहाँ पर्णपाती या मानसूनी जंगल पाए जाते हैं जो सूखे मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मिलकर एक ही कहानी कहते हैं कि मॉनसून सिर्फ बारिश का मौसम नहीं है, ये भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। एक अच्छा मॉनसून मतलब अच्छी फसल और मजबूत इकोनॉमी। और अगर मॉनसून फेल हो जाए तो सूखा पड़ सकता है, और ज्यादा हो जाए तो बाढ़ आ सकती है। सब कुछ इसी पर टिका है। तो अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। ये तो हम समझ गए कि मॉनसून कितना जरूरी है, लेकिन आज के दौर में जब इसका पैटर्न बदल रहा है, ये अप्रत्याशित होता जा रहा है, तो 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के लिए पानी का मैनेजमेंट करना यही भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।